जय हिंद बच्चों, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का है लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। चलिए बात करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर एसएसबी, कि आप एसएसबी तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। जैसे बहुत सारे रिटन एग्जाम्स हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टीए, आईनेट, जिनके थ्रू आप रिटन के थ्रू आप एसएसबी इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं। दूसरा ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट एंट्री की हमने बात की थी, जैसे कि टीईएस एंट्री, टीजीसी, नेवी बीटेक कैडेट कोर्स, एनसीसी एंट्री, और हमने बात की थी जैग एंट्री के बारे में। हमने पढ़ा था आर्मी एजुकेशन कोर एंट्री के बारे में, कि जो कि बहुत सारी डायरेक्ट एंट्री थी जिनके थ्रू भी आप डायरेक्ट एसएसबी के अंदर पहुंच सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हम एसएसबी में पहुंचे कैसे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लगभग 5 के करीब और लगभग 6-7 करीब डायरेक्ट एंट्री हैं जिनके थ्रू आप एसएसबी में इंटरव्यू के लिए पहुँच सकते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट था कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, कि जो एसएसबी इंटरव्यू है इसका प्रोसीजर क्या है। 5 दिन का इंटरव्यू में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डे कौन से टेस्ट होते हैं, हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में। स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो पास करेगा वो नेक्स्ट 5 डेज के लिए वहाँ पे रुकेगा। सेकंड डे साइको टेस्ट है, थर्ड डे ग्राउंड टेस्ट है, फोर्थ डे भी ग्राउंड टेस्ट है, और 5वें दिन कॉन्फ्रेंस और रिजल्ट अनाउंसमेंट है। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे व्हाट इज सीन इन द कैंडिडेट्स इन एसएसबी। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एसएसबी में से क्या चीज़ है, कि क्या देखते हैं हमारे असेसर हमारे अंदर, क्योंकि एक एसएसबी को 3 असेसर असेस करते हैं। कौन कौन? साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यू ऑफिसर और ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, यानी कि मन, वचन और कर्म। इस बारे में बात लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों कि ऐसा क्या है जो एसएसबी के अंदर एक कैंडिडेट के अंदर देखा जाता है, यानी कि अगर आप सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी उनकी डिमांड्स हैं जो कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। आंसर है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ यानी कि अगर आप सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर इन क्वालिटीज़ की एक झलक होनी चाहिए। यह लगभग 15 के करीब है। अगर 15 में से आपके पास 4-5 क्वालिटीज़ भी हैं तो भी आप इस इंटरव्यू को बड़े आराम से बिना किसी कोचिंग के इसको पास कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एसएसबी की कोचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि एसएसबी की कोचिंग 15 दिन के लिए मिलती है और उसमें आपके अंदर ये क्वालिटीज डेवलप नहीं कर सकता, कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं कर सकता। यानी कि जिसके अंदर ऑलरेडी क्वालिटीज़ हैं वो बिना किसी तैयारी के भी सेना में ऑफिसर बन सकता है। जितना ये सुनने में आसान है इतना ही ये सिलेक्ट होने में भी एक कैंडिडेट के लिए उतना ही आसान है। चलिए बात करते हैं। तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को लगभग 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, मैंने पहले से लिखा हुआ ताकि टाइम बच सके। पहला है हमारा 4 फैक्टर्स हैं जिनमें क्वालिटीज़ को बांटा गया है। तो पहला फैक्टर है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। यानी एक ऑफिसर का माइंड ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, प्लानिंग कर सके और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके। क्योंकि जब आप सेना में जाएंगे तो बच्चों आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे ऑफिसर का एग्जैक्टली काम क्या है, चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। तो ये चीज़ आपके अंदर देखी जाती है एसएसबी के अंदर। सेकंड है सोशल एडजस्टमेंट। ये फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है सेना में? देखो बच्चों, आप सोशल एडजस्टमेंट का मतलब है कि अपने आप आसपास के लोगों के साथ कैसे तालमेल के साथ रहते हैं। अभी आप मान लीजिए किसी सोसाइटी में हैं तो आपके नेबर के साथ आपके यहाँ कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, कुछ रिलेटिव्स भी होंगे, उनके साथ आपका कैसा तालमेल है। सेना में भी इस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान से सोल्जर सेलेक्ट होते हैं सेना के लिए। कोई साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट एरिया के, लैंग्वेज के लोग सेना के अंदर भर्ती होते हैं। तो एक ऑफिसर का उनके बीच में एडजस्टमेंट करके रखना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं, अगर एक ऑफिसर एडजस्ट नहीं कर सकता खुद को और अपनी टीम को भी अगर वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता तो आई थिंक सो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और ना ही अच्छे से काम करवा पाएगा अपने जवानों से। तो जवानों के बीच में एक एडजस्टमेंट बना के रखना और खुद भी जवानों के बीच में एक अच्छे से एडजस्ट होना एक क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है। सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिवनेस में बच्चों आपकी वो क्वालिटीज़ आती हैं, वो लीडरशिप टाइप क्वालिटी आती हैं जिनसे आप किसी समाज को, किसी ग्रुप को, किसी टीम को आप लीड करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेना में तो आपको लीड ही करना है, ऑर्डर्स को फॉलो करना है और अपने ऑर्डर्स को आगे फॉलो करवाना है। तो यानी कि एक लीडरशिप टाइप क्वालिटी इसके अंदर देखी जाती है।
डायनेमिक फैक्टर में वो क्वालिटीज आती हैं बच्चों जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, आपका डिटर्मिनेशन, आपका करेज, है ना, आपका इनिशिएटिव, लाइक कुछ भी आप कह सकते हो। तो डिटर्मिनेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, चीज़ों को लीड करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपकी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग होना, डिटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इन शॉर्ट में बात करें मोटा मोटा सा कि OLQs हैं क्या, OLQ एक वो क्वालिटीज़ हैं जो सेना में एक ऑफिसर बनने के लिए देखी जाती हैं और वो लगभग 15 के करीब हैं। देयर आर 15 क्वालिटीज़। आज हम बात करेंगे केवल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर की। कौन से फैक्टर पढ़ेंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर। इसके अंदर कितनी क्वालिटी आती हैं? 4 क्वालिटी इसके अंदर आती हैं। सोशल एडजस्टमेंट में 3 क्वालिटी आती हैं, सोशल इफेक्टिवनेस में भी 5 क्वालिटी आती है, डायनेमिक में 3 क्वालिटी आती है। टोटल्स ये आपके पास 15 OLQ है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर आपके पास 15 में से अगर आपके पास 4 या से 5 क्वालिटीज़ भी अगर हैं, OLQs हैं, तो आप SSB में बड़े आराम से रिकमेंड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो SSB है, अगर हम बात करें SSB है वो 900 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्वालिटीज़, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी इन्हीं क्वालिटी को देखता है आपके अंदर, इंटर ऑफिसर भी इन्हीं क्वालिटी को देखता है, GTO भी इन्हीं क्वालिटी को देखता है। और जब वो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं कि हाँ इसे कैंडिडेट सीने में आने के लायक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट कॉन्फ्रेंस में तैयार हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर की। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, रीड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फैक्टर 1 की, जिसका नाम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। पहले दोस्तों, फैक्टर 1 के अंदर 4 तरह की क्वालिटीज एक कैंडिडेट के अंदर देखी जाती है। देखो, नाम से पता चल रहा है कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि दोनों में ही आपके ब्रेन का यूज़ होने वाला है। क्वालिटी ऑफ माइंड आप इनको बोल सकते हो। किसी चीज़ को प्लान करने में माइंड की ज़रूरत है, एक्टिव माइंड की ज़रूरत है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक एक्टिव माइंड की ज़रूरत है। यानी कि एक बात हमें यहाँ से पता चलती है कि अगर आप सेना में जाना चाहते हैं एक ऑफिसर के रूप में, तो आपका माइंड का एक्टिव होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं किस किस फील्ड में माइंड एक्टिव होना ज़रूरी है। सबसे पहला है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। सबसे पहली क्वालिटी हमारे पास इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब क्या है बच्चों, समझिएगा। देखो, हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर हम लोग, जिसके स्टडी में कोई बच्चा अच्छा है, उसको हमारी सोसाइटी में इंटेलिजेंट माना जाता है। आपकी सिस्टर इंटेलिजेंट है, आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो आप नालायक हैं। ऐसा हमारे इमूमन पेरेंट्स सोसाइटी में सा एक ट्रेंड चला आ रहा है ना बचपन से, मार्क्स जिसके अच्छे हैं वो इंटेलिजेंट है। सेना में ऐसा नहीं है। सेना में इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर आप प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, एंड सिंपल सॉल्यूशन, नॉट केवल प्रैक्टिकल प्लस सिंपल सॉल्यूशन अगर आप दे सकते हैं, सिंपल सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, मतलब कि आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, आपके अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है या नहीं है, आप कैसे पता करेंगे? मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप अपनी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स को, छोटी मोटी, उनको अपने लेवल पे आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब आपके अंदर क्या है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। अब आपकी प्रॉब्लम्स कैसी हैं? यू आर ए स्टूडेंट, आप क्या हैं? एक स्टूडेंट हैं। आप क्या हैं? एक स्टूडेंट हैं। आप एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स कैसी कैसी होती है? पहली, स्टडी के रिगार्डिंग स्टडी, दूसरा टीचर्स के रिगार्डिंग, तीसरा फ्रेंड के रिगार्डिंग, चौथा पेरेंट्स के रिगार्डिंग, है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। हो सकता है कि आपको स्टडी अच्छे से ना आती हो, समझ में ना आता हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आपके उसके साथ अच्छी गुड विलिंग नहीं है, आपको उस टीचर का समझ में ना आता हो, फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, सेल्फिश टाइप लोग दोस्त हैं, पेरेंट्स से भी कई बार
है ना, खींचातानी हो जाती है। तो इस तरह की अमूमन एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है जो कि आप हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे अपना माइंड का यूज़ करके, अपनी हैबिट्स को सुधार के, अपने रूटीन को सुधार के अगर आप इन प्रॉब्लम्स से अपने आप ही निपट लेते हैं, इसका मतलब यू आर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, मैं आपको एक सिचुएशन पूछता हूँ, ठीक है, आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके ये फैक्टर चेक करने की कोशिश करता हूँ, आप भी खुद कीजिएगा। यू केम होम लेट एट नाइट, देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, एज यू एंटर्ड into home. As you entered into home, you felt gas was leaking from the kitchen. What will you do, gentlemen? इसको मैं हिंदी में बताता हूँ कि आप रात को देरी से घर पर आए, घर में लाइट नहीं है, जैसे ही आप घर के अंदर गए आपको स्मेल हुआ कि भाई किचन से जो सिलेंडर है वो लीक कर रहा है, गैस लीक हो रहा है किचन से। सो अब आप क्या करेंगे? वेरी कॉमन सिंपल है ना, एक सिंपल सी सिचुएशन है। सोचिए क्या करेंगे आप। रात को देर से घर पर आए हैं, घर में लाइट नहीं है और जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं आपको गैस लीक होने की स्मेल आती है। व्हाट विल यू डू, जेंटलमैन? इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपसे एसएसबी के अंदर पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एंड कॉमन। तो क्या करेंगे आप? आपका फैक्टर चेक हो रहा है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, और मैं आपको बता दूं ये अकेला जब कोई चेक करता है तो बाकी के दूसरे अपने आप ही चेक हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? सोचिए और खुद से सोचिए, लास्ट में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी। नहीं चलो अभी करते हैं इसको, क्योंकि स्पेस चाहिएगा हमें लिखने के लिए। तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि घर में कोई नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि गैस लीक हो रहा है। अरे भाई, अगर पेरेंट्स ऑलरेडी किचन में होते तो आपसे पहले ही वो बंद कर देते, है ना। तो एक ऑफिसर का इमेजिनेटिव माइंड होना ज़रूरी है, और जो सिचुएशन है उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी कितनी है, इस तरीके की इमेजिनेशन करना एक ऑफिसर को आना चाहिए। और एक्सप्रेसिव नेचर तो चाहिए, मैं वो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो बात क्या है बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर है कि यूजिंग टॉर्च ओपन द डोर एंड विंडो, डिस्कनेक्ट द सिलेंडर, कीप इट आउटसाइड एंड नेक्स्ट डे गेट इट रिपेयर्ड। मतलब कि टॉर्च का यूज करेंगे, खिड़की दरवाजे अपने घर के खोल देंगे ताकि जो गैस है वो बाहर निकल जाए। किचन में जाएंगे, सिलेंडर को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सिलेंडर के अंदर गैस है, उस सिलेंडर को डिस्कनेक्ट करेंगे और कहीं बाहर पे उसको जाकर उसको खुले स्थान पे रख देंगे। बच्चे इतना ही आंसर देते हैं। ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी भी गैस लीक हो रही है सिलेंडर से, आपने बाहर रख दिया, ठीक है। अब आपके घर में नहीं लीक हो रही तो घर से बाहर कहीं लीक हो रही है। और बच्चे इतना ही आधा आंसर देते हैं कई बार। जो कि प्रॉब्लम थी सिलेंडर से गैस लीक होना, उसका कंप्लीट सोल्यूशन अभी ऑफिसर को नहीं मिला। तो आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि टॉर्च को यूज करेंगे, खिड़कियाँ दरवाजे खोलेंगे, किचन में जाएंगे, सिलेंडर को डिस्कनेक्ट करके किसी खुले स्थान पर रखेंगे और नेक्स्ट डे, अगले दिन इसको किसी मैकेनिक से, जो भी ऑथेंटिक इसका मैकेनिक है, उससे वहाँ से जाके ठीक करवा लेंगे। क्योंकि भाई सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना है, सिलेंडर छत पे रखा रहेगा तो सुबह खाओगे क्या? तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको देना चाहिए। आई थिंक इट्स ए वेरी सिंपल एंड कॉमन आंसर। दूसरा, ये एसआरटी है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। इसमें आपके देयर कैन बी सो मेनी इनफाइनाइट आंसर, बहुत सारे इसके इनफाइनाइट मेनी आंसर हो सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। ये मेरा आंसर था, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा इसका आंसर होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग और किसी भी के अकॉर्डिंग इसके आंसर वेरी कर सकते हैं। किसी भी एक एसआरटी का एक फिक्स आंसर नहीं होता। हर पर्सनैलिटी अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर प्लॉट कर सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, वैसे आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल सा है, जो भी प्रॉब्लम्स है अगर आप उसका प्रैक्टिकल जो कि पॉसिबल हो सके। अभी बिल्कुल पॉसिबल है, मैं किचन में जा सकता हूँ, उसको बाहर रख सकता हूँ, सिलेंडर को नेक्स्ट डे जाकर उसको ठीक करवा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। बच्चे खुद ही कहते हैं कई बार
कि सर मैं किचन में जाऊंगा और सिलेंडर को ठीक करूंगा। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 10th और कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, अभी आपको सिलेंडर ठीक करना कहाँ से आ गया? यू आर नॉट ऑथेंटिक, यू आर नॉट ऑथेंटिकेट पर्सन टू रिपेयर LPG सिलेंडर, है ना। उसको ठीक करेंगे सर, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। कई बार बच्चे इसका इनडेफिनिट आंसर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि सर खिड़कियाँ दरवाजे खोलेंगे, अंदर जाके देखेंगे, अगर गैस लीक हो रही है बर्नर से तो उसको बंद करेंगे, अगर सर सिलेंडर से रेगुलेटर से प्रॉब्लम है। ये अगर मगर के चक्कर में आप डेफिनेट आंसर नहीं दे पाते। सेना में कोई अगर मगर नहीं चलता। आपका जो सोचने का प्रोसेस है बिल्कुल क्लियर एंड स्पष्ट होना चाहिए, और उसको ठीक करेंगे। आप कैसे ठीक करेंगे भाई, है ना, आप तो एक स्टूडेंट हैं। तो मेरे बच्चों सिंपल सा आंसर दीजिए, आप क्यों ठीक करने चक्कर में पड़ रहे हैं? आप फंस जाएंगे, आप उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंस जाएंगे। ऑफिसर से आपसे कुछ और पूछने लगेगा, अच्छा आप कैसे ठीक करोगे, कहाँ से ठीक करोगे, फिर आप बोलोगे दाएं बाएं देखोगे। सर सिंपल, सर मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, सिलेंडर लीक हो रहा है, ठीक है, उसको उठा के बाहर रखेंगे, अगले दिन जाके ठीक करवा के ले आएंगे सर। कुछ बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, सर सबसे पहले मैं मेन स्विच लाइट का बंद करूँगा। स्टूपिड आंसर। कभी भी अगर घर में गैस है तो कभी भी किसी लाइट की बटन को नहीं छूते। अगर लाइट नहीं है तो भी नहीं छूते, अगर लाइट है तो भी नहीं छूना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अभी लाइट नहीं है, घर में गैस है, आप मेन स्विच ऑफ करने गए और जैसे आप मेन स्विच ऑफ करने लगे एकदम से लाइट आ गई और आपने एकदम से ऑफ कर दिया, तो उसके बीच में स्पार्क होगा। बटन के नीचे एक स्पार्क होता है, तो आग लगने की संभावना ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ चल रही है, घर में लाइट है, गैस लीक हो जाए बहुत मात्रा में, तो कोई चीज़ चल रही है इसको चलते रहने दो, कोई चीज़ बंद है उसको बंद रहने दो, मत छेड़ो। क्योंकि जब कोई पंखा चल रहा है उसके अंदर स्पार्क नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जब आप बटन उसको बंद करने के लिए प्रेस करोगे तो बटन के नीचे स्पार्क पक्का होगा। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी गैस लीक हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी उपकरण हो तो छेड़ना ही नहीं। सिंपल सा आंसर था इस क्वेश्चन का कि भाई हम यूजिंग टॉर्च, आप बोल सकते हैं यूजिंग टॉर्च। अगर आप घर में टॉर्च यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल बोलना चाहिए कि यूजिंग टॉर्च। अगर घर में आप टॉर्च यूज नहीं करते देन इट्स ओके, बोलोगे सर खिड़की दरवाजे खोलेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, बाहर रखेंगे, ठीक करवाएंगे। सिंपल, वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अगर आप सोल्यूशन देते हैं इसका मतलब है यू आर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो 10th में, 12th में, कॉलेज में, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हाँ आपका जो माइंड है, जो आपके एजुकेशन ने इतना डेवलप कर दिया है कि सिंपल सॉल्यूशंस को ये बंदा सोल्व कर लेता है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसको सेना में ले लें और 1-2 साल का ट्रेनिंग देकर इसको ऑफिसर बना दें, साथ में ट्रेनिंग भी दे दें और अच्छे से, तो भारतीय सेना में बहुत अच्छा ऑफिसर बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी, और आपसे बिल्कुल सिंपल डेली रूटीन के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपको उनमें क्या करना है, प्रैक्टिकल। मैं थोड़ा लिख देता हूँ ब्रैकेट में, हमेशा प्रैक्टिकल प्लस सिंपल आपका रिप्लाई होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वालिटी है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब है बच्चों, जब भी आपसे किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए वाई, क्या पूछ लिया जाए, वाई क्यों, तो समझ लीजिए कि आपका रीजनिंग एबिलिटी फैक्टर चेक हो रहा है। क्या हो रहा है, रीजनिंग एबिलिटी फैक्टर चेक हो रहा है जब भी आपसे क्या पूछा जाए, वाई। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिसर पूछेगा वाई डू यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, वाई यू आर डूइंग बीटेक, वाई यू चूज मैकेनिकल साइड, वाई यू चूज आर्ट, कुछ भी पूछ सकता है कि आर्मी में क्यों आना है, ऑफिसर ही क्यों बनना है, क्यों, वाई। तो जब भी वाई पूछा जाए तो समझ जाओ आपकी रीजनिंग एबिलिटी चेक हो रही है। देखो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इस क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ समझिए आप। हम जो भी लाइफ में करते हैं, कुछ भी करें हम अपनी लाइफ के अंदर, चाहे हम साइंस साइड पढ़ें, चाहे आर्ट्स पढ़ें, चाहे किसी स्कूल्स में पढ़ें, या चाहे मेरा कुछ भी डिसीजंस हो, आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है आपको पता होने चाहिए। यानी कि वट एवर यू डू इन योर डे टू डे लाइफ यू मस्ट हैव मिनिमम टू मिनिमम 3 सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट वर्क। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4-5 रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिसर पूछता है कि वाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, और आप ऊपर देख रहे हैं, वो अच्छा सर मैं तो देश से प्यार करता हूँ एंड पता ही नहीं है ऑफिसर क्यों बनना है, इंटरव्यू देने आ गए हैं, मुँह उठा के ना, ऐसा बंदा नहीं चाहिए उनको। आपके पास इतना कुछ बताने के लिए होना चाहिए कि सर मैं ऑफिसर इसलिए बनना चाहता हूँ कि सर मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है,
पहली बात। दूसरा सर, इसमें हैंडसम सैलरी है। तीसरा रिस्पेक्ट है। चौथा ऑनर है। पांचवा एडवेंचर है लाइफ के अंदर। छठा फ्यूचर सिक्योर है। और सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात, मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है। पूरी दुनिया को घूमने का मौका मिलेगा, पूरे देश को देखने का मौका मिलेगा सर। मैं इसमें आगे स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ, मैं इसमें फॉरेन में के अंदर जा सकता हूँ। यानी कि देयर आर सो मैनी एक्सपोजर्स, देयर आर सो मैनी फैसिलिटीज़ आर देयर। ऐसा किसी और इंस्टीट्यूट में है ही नहीं। इसीलिए आर्मी वाले लिखते हैं कि ऐसी कौन सी जॉब है जो आपको खेलने का मौका देती है, जो आपको एडवेंचर करने का मौका देती है। केवल भारतीय सेना ही ऐसी एक जॉब है। यार इट्स नॉट अ जॉब, सेना एक जॉब नहीं है, इट्स अ पैसन। पैसन दिखना भी चाहिए भाई, ठीक है, वो दिखना भी चाहिए तुम्हारे आंसर के अंदर। तो वाई का मतलब आपके पास मिनिमम कितने रीजन होने चाहिए? सर मैं अफसर बनना चाहता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कम से कम मिनिमम 3 आंसर आपको, 3 लॉजिक्स आपको अपने हर एक एक्शन के बारे में पता होने चाहिए। अगर आप एक ना आंसर ही देते हैं, सर मुझे तो देश से प्यार है इसलिए मैं सेना में आना चाहता हूँ, अफसर सेटिस्फाई नहीं होगा। बोला सबको प्यार होता है। दूसरा आंसर दिया तो भी अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। कम से कम 3 रीजन तो बताइए। रीजन ज़्यादा होंगे 4, 5, 6, जितने ज़्यादा होंगे उतने आपको इस एबिलिटी के मार्क्स मिलने वाले, आप ऐसा सोच लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत मस्त और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत। देखो वैसे भी हर आदमी को लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। अगर हमारी लाइफ ही ऑर्गेनाइज नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या कहती है? देखो जीवन में हर आदमी एक टारगेट होता है, वो उसको अचीव करने के लिए एफर्ट करता रहता है। अगर वो उसको पा लेता है, अचीव कर लेता है, तो दुनिया वाले कहते हैं बंदा वेल इंटेलिजेंट था, लॉजिकल था, मेहनती था, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग था। अगर वो उस चीज़ को नहीं पा पाता तो कहते हैं नालायक था, इतना बुद्धम था, इंटेलिजेंट नहीं, इतना नालायक था कि इतना पढ़ा मैथ्स में फेल हो गया। लॉजिक नाम की तो चीज़ ही नहीं है। जब नहीं बस का था तो क्यों पढ़ा मैथ? पढ़ता ही नहीं था जी, सारा दिन बस किताब खोल के बैठे रहता 10-10 घंटे। आउटपुट क्या है कि फेल हो गया। ठीक है, इनका अपोजिट हो जाता है दुनिया के अंदर। एसएसबी की यही अच्छी बात है कि इसमें इनका अपोजिट नहीं होता। एसएसबी वाले कहते हैं कि भाई जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनका आपने यूज कैसे किया भी या बिल्कुल ही नहीं किया, यूज़ किया या नहीं किया। अगर हम उनका यूज़ ही नहीं करते हैं, टारगेट के पीछे भागते रहते हैं लेकिन अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते हैं, तो भी आपके अंदर सेना में इस क्वालिटी को नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका टारगेट चाहे अचीव हो या ना हो, वो बात की बात है। अब हमारे सेना के जवान, ये सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, जो भी हमारे 10, 20, 50 जो भी हमारे जवान थे, ऑफिसर थे, वो गए, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते थे कि पक्का वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करके और सारे के सारे ऐसे कैसे वापस आ जाएंगे ठीक ठाक? कैसे हम गारंटी दे सकते थे? है ना, कुछ भी हो सकता था। दुश्मन के घर में आप घुस गए हैं तो कहीं से भी डंडा पड़ सकता है ना। आप श्योर तो नहीं हो सकते कि नहीं बिल्कुल भी मैं आपको एक खरोंच तक नहीं लगने दूंगा, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हमारी ऑफिसर की ट्रेनिंग माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त थी कि वो गए, उनको ठोक के आए और सारे के सारे एज इट इज़ आए, है ना। ये हमारी कुशलता है ट्रेनिंग सेंटर की। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कहती है कि बस आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट कैसे करते हैं, यूज़ जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छे से जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हैं, जो कुछ भी कम है ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है अगर आप उसका यूज़ अच्छे से करते हैं, चाहे टारगेट अचीव हो या ना हो, आपके अंदर इस क्वालिटी को माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के, आपको मैथ्स को लग रहा है कि मैं मैथ्स में पास नहीं होने वाला, 3 महीने के बाद एग्जाम, और आपको लग रहा है कि मैथ्स सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे, मैथ्स में हालत बुरी है। आप प्लानिंग करते हैं कि मैं आज से 2 घंटा एक्स्ट्रा मैथ्स को पढ़ूंगा। टीचर से मिलते हैं स्कूल के, उससे इंपॉर्टेंस नोट्स बनवाते हैं, टिक लगवा लेते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर टिक करवा लेते हैं, आप उनको तैयारी करते हो। रिसर्च में आप लाइब्रेरी में जाके आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते हो। अब तो नेट भी अवेलेबल है सबके पास, तो फ़ोन पे गूगल सर्च करते हो कि लास्ट जो टॉपिक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन कैसा है। अपने सीनियर्स जो स्कूल में बच्चे हैं
जो +1 क्लास में उनसे मिलते जो आपके यार दोस्त हैं कि भाई मुझे बताओ यार कैसे कैसे मैं इसको पासिंग मार्क्स का जुगाड़ करूँ। आप पूरा 3 महीने जुट के पढ़ते हैं। और अगर आप मैथ्स में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइज नहीं थे, आप ऑर्गेनाइज थे। आपने हर उस अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ किया जो आपके पास अवेलेबल, तो आपके अंदर क्वालिटी है। अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास जो कुछ अवेलेबल है आप उसका बेस्ट यूज कैसे करते हो, बस इतना है। तो यूज अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव योर टारगेट। जो भी आपका टारगेट है, एसएसबी में बहुत सारे टारगेट मिलेंगे आपको ग्राउंड टास्क की तरह, हेल्पिंग मटेरियल होगा, उनका यूज करते हुए पहुंचना होगा। तो ठीक है, ओके, आई थिंक तो समझ चुके होंगे आप। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया बात है। ABC एंड L, बस शॉर्टकट है इसका, याद रखिएगा, ABC एंड L। भाई देखिए, मान लीजिए कोई बंदा है, आप समझो कि उनको ऐसे क्यों चाहिए। कोई बंदा इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत लॉजिकल है, बड़ा चीज़ों को फटाफट ऑर्गेनाइज कर देता है, लेकिन बोल नहीं सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक्सप्रेस 2 तरीके से करता है आदमी, एक बोल कर, एक लिख कर। मान लो आप ना बोल कर एक्सप्रेस कर सकते हो, ना लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप सेना के अंदर किसी काम के नहीं हो। चाहे आपके अंदर 15 में से 14 क्वालिटी भी हो, तो आप सेना के किसी काम के नहीं हो, क्योंकि लीडर का काम क्या होता है? एक्सप्रेस करना। लीड करेगा, जब वो कमांड करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तभी तो काम करवा पाएगा ना। अगर ऑफिसर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अगर ऑफिसर ही अगर डर गया चीज़ों को देख के, उसी का दिमाग काम करना बंद हो गया, या उसको सब कुछ पता लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बोल नहीं पा रहा है, जवानों को, सेना को, टुकड़ी को गाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसा ऑफिसर किस काम का? तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, यानी कि एक्यूरेट, ब्रीफ, क्लियर एंड लाउड। एक्यूरेट, टू द पॉइंट बात करना है ना, एक्यूरेट बोलना, ब्रीफ में बात करना, क्लियर, साफ आवाज में बात करना, लाउड, ऊंचा बोलना। ऐसा हो कि बम फट रहे हो, आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही हो, है ना, ठीक है ना। अब बच्चे जीडी करते हैं, स्क्रीनिंग के अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे अंदर ही करते रहते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलो बोल क्या रहे हैं, अपने आप को क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं, असेसर को पता ही नहीं है, तो बोलेगा ठीक है इसको मैं ही करने दो, हाँ ये बकरा टाइप बंदा है, ये सेना के अफसर लायक नहीं है। लाउड बोलना बहुत जरूरी है अपनी बात को, तभी आप 10 लोगों में से बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे जीडी के दौरान, जब लाउड बोलोगे ना। तो एक्यूरेट, ब्रीफ, क्लियर एंड लाउड, अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है तो आई थिंक सो आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन की क्वालिटी मानी जाएगी। और लिखने में भी हमारी राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना, एरर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी फैक्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटीज। मैं इसको एक बार ब्रीफ करता हूँ। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करना। कोई आपसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा सोल्व करने की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अगर आप सर्च कर पाते हो अपनी लाइफ में, तो मतलब आपके अंदर ये है। रीजनिंग एबिलिटी, वट एवर यू डू इन योर डे टू डे लाइफ, यू मस्ट हैव सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट वर्क। कम से कम 3 तो जरूर होने चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं तो। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, अपने आप का ऑर्गेनाइज कीजिए, पहले अपना दिन को ऑर्गेनाइज कीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, आपका क्या क्या है करने के लिए। आप बोलोगे सर मेरा शौक तो हॉकी खेलने का है या गोल्फ खेलने का है, और मैं गांव में रहता हूँ। अभी गांव में गोल्फ कहाँ से आएगा? गांव के जो गेम है वो खेलिए, गुल्ली डंडा है खेलिए, क्रिकेट है खेलिए, ताश है खेलिए, वटेवर एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आपके पास है खेलिए। अगर आप गाँव में गोल्फ खेलने की बात बोलोगी सर मेरा तो गोल्फ का मैं बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता था, लेकिन मेरे गाँव में अवेलेबल नहीं था, इस तरह के एक्सक्यूज नहीं चाहिए सेना में, जो कुछ अवेलेबल था भाई वो कर लेते। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हमेशा एक्यूरेट, ब्रीफ, क्लियर एंड लाउड बोलना सीखिए। इसकी हैबिट आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में डाल सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिले एक अच्छे दोस्त बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जिनका टारगेट कुछ बड़ा अचीव करने का हो, ऑफिसर बनने का, चाहे वो IAS हो, चाहे सेना हो या कोई भी। उनके साथ करंट टॉपिक्स, डेली न्यूज़ देखिए। मैंने आपको बताया कि 30 मिनट्स का डेली न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी न्यूज़ में चल रहा है उनके ऊपर आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, है ना। दूसरा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत पड़ी हैं, आपकी पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप डेली आधा घंटा कोई ना कोई एक यूज़फुल चीज़ जरूर देखिए। और हमारे चैनल पे भी, जो यूट्यूब चैनल है मेरा जिसका नाम है जिसका नाम है ऑफिसर डिफेंस विंग, इस नाम से आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ वीडियो मिलेंगी। आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिसर डिफेंस विंग
ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कुछ फ्री की वीडियो देखने को मिलेंगी। और आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं, इतने बढ़िया टीचर्स अवेलेबल हैं अभी आपके फ़ोन के अंदर, गूगल के ऊपर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी दुनिया नॉलेज के हिसाब से आपकी मुट्ठी में है। तो मेरे दोस्तों, ये थी क्वालिटीज़। अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटी हैं तो आपका फैक्टर प्लानिंग 1, जो कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर है, वो स्ट्रॉन्ग है। और मैं मानता हूँ इसको हायर फैक्टर 1 क्वालिटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हायर फैक्टर 1 क्वालिटी, यानी कि जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं उसके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? अपने प्रॉब्लम की एक लिस्ट बनाओ, उनके प्रैक्टिकल सोल्यूशन सर्च करो, डिस्कस करो टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, सोल्यूशन निकालो। जो भी करते हो क्यों कर रहे हो उसका पता होना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उनको अच्छे से यूज करते हो, अपने टारगेट को अचीव करने की हैबिट डालिए और हमेशा खुल के बोलिए। एक एक्सप्रेसिव नेचर होना ऑफिसर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।